नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि भारत की जो स्थिति है वो दुनिया में कहाँ पर स्थित है, और एक इंडियन होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि भारत की ज्योग्राफी क्या है। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने ये तो देखा होगा, ये क्या है? यह है हमारा भारत का नक्शा। और किस किस ने इस नक्शे को नहीं देखा है? लगभग सभी ने देखा होगा, जो भी तैयारी करते हैं उनको ये पता होगा। तो ये भारत का मैप है। अब हम देखते हैं ये हमारा प्यारा भारत दुनिया में किस कोने में स्थित है, कहाँ पर ये स्थित है। तो ये है हमारा गोला, ये पृथ्वी है जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब इस पृथ्वी में भारत की स्थिति कहाँ पर है? ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, बाकी तो समुंदर है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की स्थिति पूरी दुनिया में कहाँ पर स्थित है। और अगर आपको भारत की स्थिति के बारे में पता चल गया कि भारत किस कोने में स्थित है, तो आपको वहाँ की जलवायु के बारे में भी पता चल जाएगा। तो इससे ये फायदा होता है। पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम इस पूरी पृथ्वी को, इस गोले को दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे जो दो टुकड़े हो गए, इसे ऊपर वाले टुकड़े को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और नीचे वाले टुकड़े को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो ये दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े करने के बाद इन्हें चैन नहीं मिला। इन्होंने क्या किया कि भारत को पहले तो बीच से काटा। इसे क्या नाम दे दिया? इसे इक्वेटर कहा गया। इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो ये जो भूमध्य रेखा है ये है 0 डिग्री। भूमध्य रेखा या इक्वेटर इसे कहा जाता है। अब हम अगर इसके उत्तर में जाएंगे तो 90 डिग्री तक ये अक्षांश रेखाएं होती है। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ऐसी ऐसी चलती है और ये 90 डिग्री तक यहाँ पर खत्म होती है। और अगर हम इसके दक्षिण में जाएं तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो भी 90 डिग्री तक जाएगी और ये यहाँ पर खत्म होगी। तो ये अक्षांश रेखाएं जो होती है वो 90 डिग्री उत्तर में होती है, 90 डिग्री दक्षिण में होती है। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो पृथ्वी है इसे ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे काट दिया। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम यहाँ पर जाएंगे, इस वाले एरिया में पूर्व की तरफ जाएंगे तो ऐसे 180 लाइनें यहाँ पर होगी। और अगर हम इसके पश्चिम में जाएंगे तो 180 लाइनें यहाँ पर होंगी। इसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। आप बस इतना याद रखिए, जो नॉर्थ से साउथ तक जाती है ऐसे लंबी रेखाएं जो है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। और ये जो लेटी लेटी रेखाएं हैं इसे अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इसे लैटिट्यूड और इसे लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड से ही पता चल रहा है कि लेटी हुई लाइनें, इसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आपको इतना पता लग गया कि पृथ्वी को ऐसे काट दिया, पहले इस तरीके से काटा, फिर ऊपर से नीचे की तरफ काटा, और ये जो लाइनें हैं इसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा गया। अब हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं तो हो गई, देशांतर रेखाएं भी हो गई, पर भारत की जो स्थिति है वो दुनिया में कहाँ पर स्थित है? ये पूरी दुनिया का मैप है। तो भारत जो है वो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैंने आपको कहा कि ये जो इक्वेटर है, जो जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इसके ऊपर में उत्तरी है गोलार्ध है और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत जो है वो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम अगर देशांतर रेखाओं के बारे में बात करें तो ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इसके जो पूर्व में है वो भारत स्थित है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो देशांतर रेखा के पूर्व में यहाँ पर भारत स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। आपको इतना पता लग गया। अब हम देखेंगे कि भारत के पश्चिम में, यानी कि ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पर
कौन सी देशांतर रेखा छूकर गुजरती है, और यहाँ पर जो पूर्वी वाला क्षेत्र है भारत का, यहाँ पर कौन सी देशांतर रेखा इसे छूकर जाती है, और सबसे नीचे वाले एरिया में कौन सी अक्षांश रेखा छूती है, और सबसे ऊपर वाले एरिया में कौन सी अक्षांश रेखा यहाँ से छूकर इसे गुजरती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम देशांतर रेखाओं के बारे में बात करें तो ये जो देशांतर रेखा है ये भारत के पश्चिम में जब छूती है तो इस वाले एरिया में ये इसे टच करती है। ये जो एरिया है ये है हमारा गुजरात का एरिया, और कौन सी देशांतर रेखा यहाँ पर टच करती है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि भारत पूर्व में है देशांतर रेखा का, इसलिए पूर्वी देशांतर रेखा। और ये जो है क्षेत्र ये कच्छ वाले क्षेत्र में रहता है गुजरात के, और इसे सरकरीक का क्षेत्र कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो सरकरीक है, ये जो कच्छ वाला क्षेत्र है गुजरात का, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दलदल होता है, क्योंकि आपको पता है कि आसपास समुद्र है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दलदल होता है, यहाँ पर नाव तक नहीं चलती। पर हमारे जो भारत के सैनिक हैं वो यहाँ पर भी अपनी ड्यूटी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, पाकिस्तान यहीं से उसने घुसपैठ की थी सरकरीक वाले एरिया में, तो यहाँ पर हमारी सेना होती है जो यहाँ पर हमारी सुरक्षा करती है। तो इसे आप याद रखिए, ये कौन सा देशांतर रेखाएं हैं जो भारत के पश्चिमी भाग को छूती है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। अब हम देखते हैं, अब देशांतर रेखा यहाँ से छुई, अब यहाँ पर जाएगी, इस तरह से जाएगी, ये पूरी ऊपर से नीचे तक ऐसे ऐसे जाएगी, तो ये लास्ट में कहाँ पर जाएगी, कहाँ पर खत्म होगी, इस वाले एरिया में ये खत्म होगी, क्योंकि ये भारत का सबसे पूर्वी एरिया है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जहां से ये देशांतर रेखा यहाँ से छूकर गुजरती है। तो ये कौन सी देशांतर रेखा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व वाली देशांतर रेखा। तो इसे आप याद रखिए। इससे क्वेश्चन बनता है पेपर में कि भारत के सबसे पूर्वी इलाके में कौन सी देशांतर रेखा छूती है, उसका नाम दे दिया जाएगा, डिग्री दे दी जाएगी किस राज्य में छूती है, तो इसे आप याद रखिए। तो आपको पता चल गया कि देशांतर रेखा यहाँ से यहाँ तक छूती है। अब हम देखेंगे कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, मैंने आपको कहा कि अक्षांश रेखाएं कैसे जाती है, इस तरह से जाती है। तो ये अक्षांश रेखा कौन सी है? तो ये भारत को जो सबसे निचला पॉइंट है, इसे क्या, ये जो पॉइंट है ये है कन्याकुमारी। इसमें जो अक्षांश रेखाएं छूती है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कन्याकुमारी को छूती है। पर बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है, वो कहते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है कन्याकुमारी, पर ऐसा नहीं है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, और वो है अंडमान निकोबार में स्थित। आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंडर ही अंडमान निकोबार आता है, और सबसे निचला जो पॉइंट है इसका वो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। तो ये सबसे निचला पॉइंट है भारत का, और इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। अब अक्षांश रेखा यहाँ पर इसने टच किया, अब ऐसे जाएंगी, ये 8 डिग्री हो गई, उसके बाद ये 9, 10, 11, 12 ऐसे करते करते ऊपर की तरफ जाएंगी, और ये सबसे ऊपरी बिंदु जो है भारत का वो है जिसे इंदिरा कोल कहा जाता है। और इसे कौन सी अक्षांश रेखाएं छूती है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की जो अक्षांश रेखाएं वो इसे छूती है। तो इसे आप याद रखिए, जो अक्षांश रेखाएं सबसे ऊपर है, जो इंदिरा कोल जिसे कहा जाता है सबसे ऊपरी पॉइंट को, वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखाएं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी अक्षांश रेखाएं भारत को उत्तर और दक्षिण में स्थित है, और कौन सी देशांतर रेखाएं जो है पश्चिम और पूर्व को टच करती है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको इससे पता लग गया कि कौन कौन सी देशांतर और अक्षांश रेखाएं भारत को छूती है। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो भारत का एरिया है, ये जो इंदिरा कोल मैंने आपको बताया, ये पाकिस्तान के अधीन है। वैसे तो एक दिन आएगा कि ये एरिया हमारे अंडर हो जाएगा, पर अभी हकीकत में देखें
तो ये जो दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है और इस वाले एरिया और ये वाला एरिया, ये दो एरिया हमारे अंडर नहीं आता। ये पाकिस्तान के अंडर आता है और ये चीन के अंडर आता है। जब 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था तो उसने इस वाले एरिया में अपना अधिकार जमा लिया था। तो इसे क्या कहते हैं, अक्साई चीन कहते हैं। और इस वाले एरिया को पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और इस यहाँ पर जो लाइन गुजरती है, एक मिनट रुकिए मैं इसे साफ कर देता, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइन गुजरती है इसे LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसका जो ये वाला एरिया है पूरा, ये पाकिस्तान के अंडर आता है। और ये वाली जो लाइन है इसे कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये जो एरिया है पूरा, ये चीन के अंडर आता है। तो ये जो दो पार्ट है भारत के, ये पाकिस्तान और ये चीन के अंडर आते हैं। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सियाचिन ग्लेशियर पर भी हमारे सैनिक होते हैं, क्योंकि जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जो कारगिल वॉर हुई थी 1999 में, तो ये जो कारगिल वॉर हुई थी तो सियाचिन ग्लेशियर के रास्ते से ही इन्होंने घुसपैठ की थी पाकिस्तान से जो वॉर हुई थी। तो यहाँ पर भी सैनिक यहाँ पर तैनात होते हैं। इन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, -50 डिग्री तक यहाँ पर चला जाता है। -50 डिग्री, आप सोच सकते हैं कि यहाँ तक खाने की चीज़ें जो होती है वो जम जाती हैं। आपने वीडियोस देखी होगी। तो ये बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर रहते हैं, पर हमारे जवान हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो ये यहाँ पर भी तैनात होते हैं। तो आपको पता चल गया, मैंने आपको कह दिया कि यहाँ पर जो अक्षांश रेखाएं गुजरती है वो कहाँ से गुजरती है, देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, ये आपको पता चल गया। अब क्या है कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और ये जो है वो 23.5 डिग्री पर नॉर्थ में स्थित है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी है पूरी। अब इसे हम अगर बीच से काटेंगे तो ये तो हो गया हमारा भूमध्य रेखा। अगर हम इसके नॉर्थ में जाएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो ये कौन सी रेखा है, इसे हम बोलेंगे कर्क रेखा, इसे हम बोलेंगे कर्क रेखा। और उसी तरह हम अगर दक्षिण में जाएंगे 23.5 डिग्री, यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, मकर रेखा, इसे क्या कहेंगे, मकर रेखा। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है और 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी है, मकर रेखा। तो हमारे भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, जो इन पूरे राज्यों से होकर यहां से गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा यहां से गुजरती है। और आपको पता होगा कि 21 जून को क्या होता है, यहां पर सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि सूरज की जो किरणें होती है वो लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती है। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसे आप याद रखिए, आपको ये पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री पर है और वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। भूमध्य से लेकर 23.5 डिग्री का जो एरिया है, ये जो 0 डिग्री से लेकर ये पूरा एरिया जो है, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसे कहा जाता है। तो इसे आप पूरा याद रखिए। भूमध्य रेखा से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ तक जो भी एरिया होता है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अब एक और चीज आपको पता होनी चाहिए
कि ये जो लाइन है, ये जो अक्षांश रेखा है लगभग 10 डिग्री अक्षांश रेखा, तो यहाँ पर ये जो केरल का क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और यहीं पर साइलेंट वैली भी है जिसे शांत घाटी कहा जाता है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि साइलेंट वैली भारत में कहाँ पर स्थित है, तो वो केरल में स्थित है जिसे शांत घाटी कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता भी पाई जाती है, तो इसे आप याद रखिए। अब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। अब हम आपको मैंने बताया कि कर्क रेखा यहाँ पर स्थित है और इस वाले पूरे एरिया में क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यहाँ पर होता है, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब अगर हम इसके ऊपर जाएं तो लगभग 30 डिग्री, यानी कि ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में मरुस्थल पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पर थार का मरुस्थल स्थित है, ये जो राजस्थान है यहाँ पर थार का मरुस्थल स्थित है, तो यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है। अब आप बोलोगे कि आपने तो बोला कि इस वाले पूरे एरिया में मरुस्थल पाया जाता है, तो ये जो उत्तर प्रदेश, बिहार है और असम, अरुणाचल प्रदेश, असम वाला एरिया है, यहाँ पर तो मरुस्थल है नहीं, आप तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। तो ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर थार का मरुस्थल है और इस वाले एरिया में आपको पता है कि नदियाँ बहती हैं, गंगा नदी यहाँ पर बहती है। तो ये जो नदियाँ हैं ये अपने साथ बहुत सारे जो मिट्टी है वो लेकर आती है और यहाँ पर ऐसे नदियाँ बहती रही और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठी हो गई। तो यहाँ पर मरुस्थल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हिमालय से आने वाली नदियाँ यहाँ पर बहती है। और यहाँ असम वाले क्षेत्र तो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर मरुस्थल हो नहीं सकता। तो रहा ये राजस्थान वाला क्षेत्र और यहाँ पर क्या है, थार का मरुस्थल भी यहाँ पर स्थित है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर मरुस्थल है। अगर हम इसके ऊपर वाले क्षेत्र में जाएंगे, यानी कि ये वाला क्षेत्र हो गया मरुस्थल वाला क्षेत्र, इसे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, इसे उष्ण कटिबंधीय, इसे उपोष्ण कटिबंधीय। अब हम आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि हिमाचल और उत्तराखंड का जो एरिया है वो पूरा इसमें आता है, जिसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्षेत्र होता है ये बहुत ही यहाँ पर बहुत ही अच्छी जलवायु होती है। यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। स्वास्थ्यप्रद जलवायु जिसे कहा जाता है वो यहाँ पर बहती है। तो आपने सुना होगा कि कोई बीमार होता है तो उसे कहते हैं कि तुम घूम के आ जाओ, बाहर जाओ, तुम हिमाचल में चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ, वहाँ पर तुम अपने आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद जलवायु पाई जाती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल के कई सारे एरिया में, खासकर जो इंटीरियर इलाके हैं, वहाँ पर अच्छी हेल्थ सर्विस मिलती ही नहीं है। जो हेल्थ सर्विस है वो अच्छे शहरों में स्थित है, बड़े बड़े शहरों में स्थित है, और जो गांव वाले इलाकों में अच्छी हेल्थ सर्विस नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर लोग बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। उसका कारण है इसकी जलवायु, स्वास्थ्यप्रद जलवायु है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। तो यहाँ पर अच्छी हेल्थ सर्विस नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो इंसान अपना जीवन जीता है वो बहुत ही लंबा जीवन जीता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, फूलों और फलों की यहाँ पर खेती की जाती है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा फूल उगाए जाते हैं अच्छे क्वालिटी के, और हिमाचल में सबसे ज़्यादा फल उगाए जाते हैं। अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से यहाँ पर खेती की जाती है। अब आप बोलोगे कि हिमाचल में फूल क्यों नहीं उगते ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर तीर्थ स्थल नहीं है। उत्तराखंड में बहुत सारे तीर्थ स्थल है, बहुत सारे मंदिर है, जिसलिए फूलों की खेती यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब एक और बात है, आपने सुना होगा पछुआ पवने। जो भूमध्य सागर से जो पवने आती है वो इस वाले क्षेत्र को ज़्यादा प्रभावित करती है। जो पछुआ पवने जिसे कहते हैं, जो भूमध्य सागर से यहाँ पर आती है। तो ये जो पछुआ पवन होती है ये बहुत ही रसीली फलों के लिए जानी जाती है। तो ये जो पछुआ पवन यहाँ पर हिट करती है हिमाचल और उत्तराखंड को, तो इसकी वजह से यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के फल, रसीले फल, और यहाँ पर उत्तराखंड में अच्छे फूल उगते हैं।
तो ये जो पछुआ पवनों का प्रभाव भी यहाँ पर पड़ता है, इसे आप याद रखिए। अब इसके आगे जो है इसके ऊपर शीत कटिबंध आएगा, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की जो जलवायु है वो इस तरीके से डिवाइड है। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के जो सबसे ज्यादा निर्भर करता है, ये जो नीचे वाला क्षेत्र है इसका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, वो मॉनसूनी हवाओं पर निर्भर करता है। और भारत में कौन सी मॉनसूनी हवाएं यहाँ पर आती है, तो ये आती है दक्षिण पश्चिमी मॉनसूनी। ये जो है ये यहाँ पर एंटर करती है, दक्षिण पश्चिमी मॉनसून भारत में एंटर करता है, जिसकी वजह से भारत पर बारिश होती है, दक्षिणी भारत में बारिश होती है। तो भारत जो है वो मॉनसूनी हवाओं पर निर्भर करता है। तो इससे कहते हैं कि भारत का अधिकतर क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय में स्थित है और भारत की जलवायु जो है वो मॉनसूनी जलवायु है। इसलिए दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यहाँ पर ज्यादा है, मॉनसूनी यानी कि मॉनसून पर ही भारत की जो वर्षा है वो निर्भर करती है। तो मैंने आपको बता दिया कि भारत की स्थिति दुनिया में कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर रेखाओं के बारे में बात करें तो पूर्व में भारत स्थित है। कौन कौन सी देशांतर रेखाएं भारत से होकर गुजरती है, कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं भारत को टच करती है, और सबसे निचला पॉइंट कौन सा है, और सबसे ऊपर वाला जो सबसे अंतिम पॉइंट है नॉर्थ में वो कौन सा है, इसके बारे में हमने जान लिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि भारत का ये वाला क्षेत्र हमारे अंडर नहीं आता, इसके बारे में हमने पता कर लिया। भारत में कौन कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत की जलवायु कौन सी है, भारत में जो उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और यहाँ पर जो रेगिस्तान है वो कैसे, यहाँ कहाँ पर है थार का रेगिस्तान। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि थार का रेगिस्तान यहाँ पर कैसे बना और यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा क्यों होती है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अरावली रेंज है, यहाँ पर अरावली रेंज है, और जो मानसूनी हवाएं आती है वो अरावली रेंज से होकर ऐसे गुजर जाती है। और ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। तो यही कारण है कि यहाँ पर रेगिस्तान है और ये जो मानसूनी हवाएं हैं वो इसे टच करके यहाँ से गुजर जाती है, यहाँ पर बारिश नहीं करती। इसी वजह से यहाँ पर रेगिस्तान बना है। तो आपको मैंने ये बता दिया कि यहाँ पर रेगिस्तान कैसे है। ये जो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, और यहाँ पर कौन सी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर है, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या क्या होता है, ये हमने आज डिस्कस कर लिया। तो जो भी मैंने आज आपको बताया इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको जब PDF मिलेगी तो आपको आसानी होगी समझने के लिए। तो ये था आज का लेक्चर। अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम भारत की जो बाउंड्री है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत का जो टाइम जोन है, कौन से टाइम जोन में भारत आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होंगे आगे आने वाले टाइम में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।